जय हिंद दोस्तों। हम पॉलिटी की क्लास कर रहे थे यूपीएससी और पीसीएस के लिए। आज इसमें थर्ड चैप्टर है संविधान की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का कार्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जो हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सारी जो चीजें हैं वह हम आज कंप्लीटली पढ़ लेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। एक कहानी के थ्रू पढ़ेंगे, तो अगर आप सब कुछ छोड़कर इस वीडियो पे फोकस हो जाएंगे और मेनली मेरे आवाज पर फोकस हो जाएंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेंगे और इस वीडियो के बाद 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएंगे और चीजें याद कर लेंगे, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो संविधान की अवधारणा, संविधान क्या होता है, यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही दिख गया संविधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान वह मौलिक दस्तावेज है, एक किताब है, एक दस्तावेज है, कुछ पन्ने हैं, कुछ पंक्तियां हैं जो राज्य की शासन व्यवस्था, संरचना, अधिकार, शक्तियां, नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। तो संविधान कुछ नहीं है, एक किताब है, मान लो एक बुक है, मान लो उस बुक में क्या लिखा होगा, तो उस बुक में लिखा होगा राज्य की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, सरकार चलेगी कैसे, सरकार बनेगी कैसे, सरकार होगी कैसी, उसकी संरचना होगा, स्ट्रक्चर होगा, विधायक होंगे कि सांसद होंगे, राष्ट्रपति होगा कि नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा कि नहीं होगा, वोट कैसे पड़ेंगे, वोट किसके द्वारा डाले जाएंगे, चुनाव में कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, इन सब से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वह यहाँ दी गई होंगी। फिर आएगा अधिकार, नागरिकों के अधिकार क्या हैं, क्या नागरिक सांस भी ले सकता है, क्या नागरिक काम कर सकता है, क्या नागरिक अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बना सकता है, क्या नागरिक अपना संगठन बना सकता है, क्या नागरिक अपनी रैली में जा सकता है, क्या नागरिक कुछ भी बोल सकता है तो कितना बोल सकता है, किसके खिलाफ बोल सकता है, किसके पक्ष में बोल सकता है और किसके खिलाफ नहीं बोल सकता है। तो अधिकार हमारे क्या हैं, हम समानता रखेंगे कि नहीं, हमें न्याय मिलेगा कि नहीं, गरीब अमीर होगा कि नहीं, जातियों में विभाजन होगा कि नहीं, धर्म के आधार पर न्याय मिलेगा कि नहीं, सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। शक्तियां, किसको कितनी शक्तियां हैं, सरकार को अनलिमिटेड शक्तियां तो नहीं है, सरकार जो चाहे वह कर सकती है ऐसा तो नहीं कह दिया गया। तो शक्तियां कितनी मिलेंगी और कितनी लिमिटेशन होंगी उस पे सब कुछ, न्यायपालिका को कितनी शक्तियां हैं, विधायिका को कितनी शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री को कितनी शक्तियां हैं और प्रधान को कितनी शक्तियां हैं, सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा। नागरिकों के अधिकार, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, इन सब को परिभाषित करता है तो उसको संविधान कहते हैं। यह राज्य के संगठन, कैसा संगठन होगा राज्य का, उसके विभिन्न अंग, विधायिका कैसी होगी, कार्यपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, उसके आपस में संबंध कैसे होंगे, तीनों बराबर होंगे, एक ऊपर होगा तो नीचे होंगे, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं या नहीं, यह सब संविधान बताता है। यह नागरिकों और सरकार के बीच संबंध का आधार प्रदान करता है, हमारे और सरकार के बीच में कितना संबंध है, कैसा संबंध है, क्या हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं या नहीं, क्या हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं या नहीं, क्या हम न्यायपालिका की आलोचना कर सकते हैं, क्या हम माननीय विधायक जी की आलोचना कर सकते हैं, तो हमारे संबंध कैसे हैं, हम क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, ये सब इसमें लिखा होता है। सरल शब्दों में कहें तो संविधान क्या है, शासन का रूल बुक है, इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, इसमें नियम लिखे हुए हैं, इसमें यह भी लिखा है आपकी लिमिट क्या है, आपको किस दायरे में रहना है, आपको मतलब सरकार को, सरकार कौन से नियम बना सकती है, सरकार कौन से संविधान संशोधन कर सकती है, सरकार ऐसा रूल तो नहीं बना सकती कि हमारे अधिकार ही छीन ले। कल सरकार ये तो नहीं कह देगी कि ऐसा है, जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो रूल्स बुक है, इसमें क्या सरकार कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, यह भी
ध्यान रखिएगा, लिमिटेशन है इसमें। अभी हम इसमें जो चले गए होंगे वो तो चले गए, लेकिन आपको बताएँगे कि हम इसमें अभी आपको दिखाते हैं कि हम प्रीलिम्स और मेंस के दोनों क्वेश्चन भी करेंगे। ये देखो, यूपीएससी मेंस के लिए संभावित प्रश्न। संवैधानिकता मात्र संविधान से अधिक महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। भारत के संविधान को अर्ध कठोर, अर्ध लचीला कहा जाता है। मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। आप प्रीलिम्स में देख लो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के शायद क्वेश्चन लग नहीं पाए, लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल-फिलहाल में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह चैप्टर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य। अब फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल मतलब क्या? स्टार्टिंग में ये किताब लिख दी गई, तो मूल, फंडामेंटल मतलब मौलिक। अब इसमें संशोधन हो सकते हैं, समय के साथ उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल, मूल, मौलिक किताब को तैयार कर दिया गया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा संविधान का मीनिंग क्या है, संविधान है क्या? संविधान क्यों है? अब पढ़ेंगे संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्या कोई ऐसे देश हैं जहाँ संविधान नहीं है? क्या इतना मोटा संविधान जो हमारे यहाँ है, वैसे इतने मोटे संविधान की ज़रूरत थी क्या? सब पढ़ेंगे आज। तो संविधान की आवश्यकता क्यों? पहला तो राज्य की स्थापना और वैधता सुनिश्चित करने के लिए। हम पूरा देश कैसे चलाते हैं? जब हम आज़ाद हुए, हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोज़ कंप्लीट कर लिए हैं, आप जाकर के अवश्य देखें, स्टार्टिंग से देखेंगे मज़ा तभी आएगा। कंप्लीट आपको यहाँ पर इंडियन पॉलिटी कराई जाएगी। बहुत कुछ चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जॉइन कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर यूपीएससी, पीसीएस से रिलेटेड। तो जब राज्य की स्थापना हुई, तो राज्य की स्थापना होने से थोड़ी होगा, उसको आपको रन भी करना पड़ेगा, सरकार चलानी पड़ेगी, पूरे सिस्टम को सँभालना पड़ेगा, तो कुछ नियम तो होने चाहिए ना। बिना नियम के आपका घर नहीं चलता, आपके घर में भी कहा जाता है बेटा 10 बज गया है, सो जाओ। बेटा 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकल जाना। कुछ नियम होते हैं, तो वही यहाँ पर वैधता सुनिश्चित करना, वैध बनाना, कानून बनाना। फिर आएगा शक्ति विभाजन। हमारे यहाँ कितना सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगा, कितना हाई कोर्ट के पास पावर होगा, कितना मिनिस्टर्स के पास पावर होगा और कितना विधायिका के पास पावर होगा। ये भी तय करना ज़रूरी था, वरना आपने पहले ही वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था 1773, उसके बाद 1784, 1786 के जो एक्ट आए थे, वो क्यों आए थे? क्यों सर्वोच्च न्यायालय की उस समय का जो संघीय न्यायालय था, संघीय न्यायालय जो था उसकी पावर कम की गई थी? क्योंकि यही न था ना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में संबंध सही नहीं थे। कार्यपालिका सोच रही थी हम ऊपर हैं, न्यायपालिका सोच रही थी हम ऊपर हैं। इसीलिए यहाँ पर पहले ही शक्ति विभाजन कर दिया गया कि जुडिशरी का जो काम है वह जुडिशरी करेगी, एग्जीक्यूटिव का काम जो है इसको हम बता दें आपको, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका यानी कि सांसद जहाँ बैठते हैं, संसद को आप विधायिका कह सकते हो, जो विधि बनाती है, जो नियम बनाती है। एग्जीक्यूटिव आप सरकार को कह सकते हो, मंत्री जो हैं वह सारे एग्जीक्यूटिव हैं, कार्यपालिका उसे कहते हैं और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जितने कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, वह सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा भी होगा न्यायपालिका में जो भी जज नियुक्त होते हैं, वह न्यायपालिका खुद डिसाइड करती है। न्यायपालिका में जो कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी के लिए आवेदन न्यायपालिका निकालती है। कार्यपालिका ना इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ना इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। विधायिका ना इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ना इसमें कर सकती है। सेम न्यायपालिका ना इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ना इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। तीनों का काम अलग-अलग है। फिर अगर ऐसे ही सरकार बना दी जाती, ऐसे ही सरकार चला दी जाती, तो हम नागरिकों को क्या वही स्थिति पे नहीं ला देते जो स्थिति कंपनी के समय में थी? क्या वही स्थिति नहीं हो जाती जैसे कंपनी शासन कर रही थी मनमाने ढंग से वैसे नेता करते? तो आगे चलकर कौन नेता कैसा आने वाला है किसी को नहीं पता। इसलिए एक बुक ऐसी चाहिए कि नेता कोई भी आए, इसी बुक के अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी चाहिए। हाँ, कुछ परिवर्तन आप कर सकते हो जो ज़रूरी हैं, अन्यथा आप इसी के हिसाब से चलेंगे।
तो नागरिकों के अधिकार दिए गए और सिर्फ अधिकार नहीं दिए गए, आर्टिकल 32 में उनकी रक्षा भी बताई गई। अगर आपके अधिकारों पर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं कि साहब हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए। ये सब हम आगे चलकर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी अन्य-अन्य चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बाकी आप ये ध्यान रखिए क्यों पढ़ा? क्योंकि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता, कोई ऐसा नेता आ जाता, कोई ऐसा प्रधानमंत्री बन जाता जो तानाशाह होता और हमारे अधिकारों का हनन कर रहा होता, तो हम क्या करते? तभी यहाँ पर बताया गया कि ये नागरिकों के अधिकार हैं, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी और अगर हस्तक्षेप करती है तो उसकी रक्षा के लिए भी न्यायपालिका जाना पड़ेगा, जाइएगा और इसीलिए आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा। क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है तो 32 है, क्योंकि अगर ये ना हो, तो जितने भी अधिकार हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये सब हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अगर आप जो भी बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल अभी भी चल रहा है सरकार के विरोध करने के बावजूद, तो इसका मतलब आपके यहाँ लोकतंत्र ज़िंदा है। वरना आप सरकार के खिलाफ एक बात कहेंगे और दूसरी बात कहने से पहले आपको जेल में डाल दिया जाएगा। वहाँ लोकतंत्र खतरे में है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को संस्थागत रूप देने के लिए कैसी होनी चाहिए शासन प्रणाली, कैसी होनी चाहिए सरकार, इसको भी एक स्ट्रक्चर वे में करना चाहिए कि नहीं? आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस करना शुरू किए तो आपने पहले ही स्ट्रेटजी बना ली कि हमें क्या-क्या करना है। कुछ रूल्स बनाए कि देखो भाई 8-10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ रूल्स बनाए कि सोशल मीडिया छोड़ना ही पड़ेगा। तभी तो आप आए इस हिस्ट्री में। तो वही है कि शासन प्रणाली चलेगी कैसी? सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और कानून के शासन को स्थापित करने के लिए आज आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। कानून का शासन संविधान से ऊपर कोई नहीं। संविधान सर्वोच्च है, आपके यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है। आपके यहाँ वही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखा है। आपके यहाँ न न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, न कार्यपालिका, न प्रधानमंत्री, न मंत्री, न सरकार। सबसे ऊपर है तो संविधान। आप कोई आतंकवादी देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि इसको जेल में रखकर क्यों रोटियाँ खिलाई जा रही हैं, मारो इसको। लेकिन यहीं पर आता है कानून का शासन। अगर उसको जेल में रखा गया है, तो इसलिए कि वह एक व्यक्ति है, उसने एक जुल्म किया है, एक गुनाह किया है, अब कानून के हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। आपके संविधान में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता, किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। कब दिया जा सकता है? किसी न किसी लॉ से, किसी न किसी विधि के अकॉर्डिंग ही दिया जा सकता है। कई बार आप देखते होंगे कोई छूट जाता है, क्या उसे फांसी नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि हो सकता है लॉ में उसके लिए फांसी लिखी ही ना हो। तो आपके यहाँ अगर किसी की मृत्युदंड होता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मृत्युदंड होगा तो विधि के अकॉर्डिंग। तो कई बार बहस चलती है कि अगर हम आत्महत्या कर लें, तो क्या वह सही रहेगा? कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप आत्महत्या करने चलेंगे और आप बच गए, तो आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि आपने एक व्यक्ति को मारने का प्रयास किया, वह स्वयं ही क्यों ना हो। समझ में आया क्या? अगर आपने आत्महत्या की, आपने क्यों मैंने की, आपको क्यों मारूँ मैं? अगर मैंने आत्महत्या करने के प्रयास किया और मैं बच गया, तो मुझे जेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति को मार रहा था, जो विधि के अकॉर्डिंग जिसको विधि के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं मिल रही थी। विधि के अकॉर्डिंग अगर सज़ा मिल रही है, विधि के अकॉर्डिंग अगर मृत्युदंड मिल रहा है, तब तो सही है, अन्यथा आप स्वयं की तो हत्या कर ही रहे थे, उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। इस पर बहस चलती है, इसके बारे में क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से बात होगी इन सब चीज़ों पर, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के लिए। इन पे बहुत देर चर्चा हो सकती है, चाहे आपका एसए हो, एथिक्स हो। एथिक्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हो। प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, मेंस में तो आ ही सकता है। खैर, राष्ट्रीय एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए सभी लड़ रहे थे। पाकिस्तान अलग बन गया था, देश के टुकड़े ना हो जाएँ, इसका डर सता रहा था, इसलिए
देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक ऐसी बुक की आवश्यकता थी, एक ऐसे दस्तावेज की आवश्यकता थी, जहाँ नियम इतने कड़े हों, केंद्र को इतनी पावर दी गई हो कि किसी राज्य में हिम्मत ना हो देश से अलग होने की। आज कोई भी राज्य कितना भी केंद्र के खिलाफ बोल ले, कितना भी आलोचना कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वह जानता है कि अगर आलोचना से आगे गए, अगर देश को तोड़ने की बात आई, आर्मी उस राज्य में उतरेगी और उसकी सरकार बर्खास्त कर दी जा सकती है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यह क्यों किया गया? क्योंकि हम 2 टुकड़े कर चुके थे अपने देश के, अन्य कोई टुकड़ा ना हो, अन्य कोई भारत के आँसू ना निकलवाए, इसलिए हम लोगों ने एकता, अखंडता के लिए अपने संविधान में उसको एक जगह दी कि अगर कुछ हुआ तो केंद्र शक्तिशाली हो जाएगा। तो क्यों थी संविधान की आवश्यकता? इन सब चीज़ों की वजह से। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अच्छा, संविधान के कार्य क्या हैं? क्या संविधान करता है? तो पहला तो यही, राज्य की संरचना करता है सरकार। राज्य की मूल संस्थाओं की स्थापना करता है सरकार संविधान। संविधान ही राष्ट्रपति बनाया है, संविधान ही संसद बनाया है, संविधान ही न्यायपालिका बनाया है। संविधान ने ही बताया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। संविधान ही बताता है राष्ट्रपति कौन बन सकता है। संविधान ही बताता है राष्ट्रपति कितने समय के लिए बन सकता है। राष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, ये सब कौन बताता है? संविधान बताता है। राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? राष्ट्रपति स्वयं कैसे त्यागपत्र दे सकता है? राष्ट्रपति क्या-क्या काम कर सकता है? ये सब कौन बताता है? संविधान बताता है। फिर आता है संसद। संसद की कितने अंग होंगी? संसद क्या काम करेगी? संसद कैसे चलेगी? संसद कहाँ होगी? संसद के बारे में जितनी भी बातें हैं, वह कौन बताता है? संविधान बताता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका या सरकार का कोई दबाव नहीं है। न्यायपालिका में जो जज होते हैं, वह न्यायपालिका स्वयं चुनती है। न्यायपालिका अपने कार्य कैसे करेगी? न्यायपालिका के कार्य क्या होंगे? न्यायपालिका संविधान की रक्षा कैसे करेगी? न्यायपालिका संविधान में क्या लिखा है? यह कौन बताएगा? न्यायपालिका बताएगी। संविधान की अगर कोई पंक्ति किसी को समझ में नहीं आ रही, तो उस पंक्ति का मतलब क्या है, ये बताने का कार्य न्यायपालिका करेगी। और इस बात पर न्यायपालिका ने ऐसी-ऐसी बातें बताई हैं, लोगों की आँखें खुली रह जाती हैं। न्यायपालिका एक आर्टिकल है आपका 21, अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार है, हम पढ़ेंगे इसे। इसके अंतर्गत न्यायपालिका ने इतनी बातें बता दी हैं कि आपको याद करते-करते आफत आ जाती है। हर दूसरे वर्ष क्वेश्चन आ जाता है। एक आर्टिकल 19, एक आर्टिकल 21, ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिससे यूपीएससी, पीसीएस न जाने कितने क्वेश्चन पूछ चुकी है। केवल अनुच्छेद 21 लिखा था, न्यायपालिका ने उसमें सोने का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार, न जाने कितने अधिकार गिना दिए। पूरी आपकी टेबल बनी होगी, आगे पढ़ेंगे हम। तो ये सब कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है। ये कार्य संविधान का है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र को क्या शक्तियाँ मिली हैं? 2 तरीके की शक्तियों का विभाजन है। एक तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच, और एक केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र किन चीज़ों पर कानून बना सकता है? केंद्र किन चीज़ों पर काम कर सकता है? केंद्र कैसे काम करेगा? राज्य किन चीज़ों पर काम कर सकता है? राज्य किन चीज़ों पर टैक्स लगा सकता है? तो आपको पता है कि 3 सूचियाँ हैं, हम लोगों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी पढ़ा था। जब पहला वीडियो कर रहे थे, सॉरी, दूसरा वीडियो जब कर रहे थे हम लोग, तो केंद्र सूची है, उसमें क्या केंद्र काम करेगा, क्या काम राज्य सूची में विषय जो हैं, उसपे राज्य सूची के विषय पर राज्य उस पे काम करता है। एक समवर्ती सूची है, जिस पे दोनों काम कर सकते हैं, और एक अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, यानी कि इन सब में जो नहीं लिखा है। जैसे हम मान लेते हैं, इस समय कोई ऐसी चीज़ आ गई, मान लो आप
ये जो था ना अभी एआई, मान लो 1947 में 48 में एआई नहीं था, तो संविधान बनाने वालों को सपना थोड़ी आ रहा था कि एआई जैसा कुछ आएगा जीवन में। उन्होंने संविधान में एआई के बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन अब एआई एकदम से आ गया, या कोरोना मान लो, कोरोना एकदम से आ गया। अब इस विषय पर कौन क्या करेगा? हेल्थ से रिलेटेड है तो लिखा है, लेकिन ऐसा कोई एक चीज़ आ गई जो कहीं नहीं लिखा, ना केंद्र सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। तो इस पे काम कौन करेगा? तो इस पे काम केंद्र करेगा, उसे कहा गया अवशिष्ट शक्तियाँ। यानी कि जो तीनों सूची में लिखी हैं बातें, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें नहीं लिखी जो बातें हैं, वह सब अवशिष्ट शक्तियाँ कही जाएँगी और उसपे कानून केंद्र बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। अधिकारों की गारंटी, संविधान का यही कार्य है कि अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करें। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। प्रक्रिया, कानून निर्माण कैसे होगा? हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएँगे, कानून कैसे बनता है? कानून संसद बनाती है। संसद क्या, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा 2 होती हैं संसद में। क्या लोकसभा अकेले बना सकती है? या लोकसभा राज्यसभा बनाती हैं? कितने लोग अगर साइन करें या कितने लोग समर्थन दें, तब कानून बनता है। कुछ ऐसे कानून हैं जो 50% लोग बना देंगे, कुछ ऐसे कानून हैं जो 2/3 लोग चाहिए, कुछ ऐसे कानून हैं जिसमें आधे राज्यों की भी सहमति चाहिए। नीतियाँ निर्माण कैसे होगा? ऐसे थोड़ी कोई उठ के कह देगा ये बना। नीति का निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी? शासन के संचालन की प्रक्रिया क्या होगी? कैसे शासन चलेगा? क्या कोई पीएम बन जाएगा और जीवन पर्यंत पीएम रहेगा? क्या कोई राष्ट्रपति बन जाएगा, जीवन पर्यंत राष्ट्रपति बने रहेगा? ये सब काम संविधान में लिखा है। मूल सिद्धांत, संविधान बताता है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं। हमारे यहाँ चुनाव होता है हर 5 साल के बाद। हम लोकतांत्रिक देश हैं। हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। कौन बताता है? संविधान बताता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे भारत देश का कोई धर्म नहीं है। जैसे आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान का धर्म है इस्लाम धर्म। कई देश हैं जिनकी धर्म है। वह कहते हैं हम धार्मिक कंट्री हैं, हम इस्लामिक कंट्री हैं। हमारा भारत कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ये कौन बताता है? लोकतंत्र हमारे यहाँ ज़िंदा है। ये कौन बताता है? संविधान बताता है। हमारे यहाँ समाजवाद है। कौन बताता है? संविधान बताता है। हमारे यहाँ न्याय जो है वह सबको एक जैसा मिलेगा, चाहे वह फिर पीएम हो या गाँव का एक मज़दूर हो या कोई मिडल क्लास का आदमी हो। न्याय सबको एक मिलेगा, फिर चाहे वह यूपी का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे मिज़ोरम का हो। स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर आपको स्वतंत्रता मिली है तो मुझे भी मिली है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो मुझे भी बोलने की स्वतंत्रता है। आपको देश में घूमने की स्वतंत्रता है तो हमें भी घूमने की स्वतंत्रता है। लेकिन यहीं पर आ जाता है कि कोरोना के समय हमें रोक क्यों दिया गया था? क्योंकि हमें तो स्वतंत्रता है घूमने की। तो इन सब में लिमिटेशंस हैं, सिर्फ़ सरकार को लिमिटेशंस नहीं मिली हैं, आपको भी लिमिटेशंस का पालन पालन करना पड़ेगा। स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता शुरू ना हो जाए। मतलब आप कह रहे हो हमें बोलने की स्वतंत्रता है। आप किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो क्योंकि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि वह भी एक व्यक्ति है, उसे भी स्वतंत्रता मिली हुई है। आप उतना ही बोल सकते हैं जितने से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। जब कोरोना के समय सबको घर पे बिठा दिया गया, तो स्वतंत्रता बाधित हुई, लेकिन उसमें हेल्थ का इश्यू था। उसमें प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन तार्किक तौर पर प्रतिबंध लगाया गया। यूँ ही प्रतिबंध नहीं लगा सकते आप। तर्क होना चाहिए कि क्यों आप देश
बचाने के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप हेल्थ इश्यू पे, स्वास्थ्य की समस्या पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप यूँ ही नहीं कह सकते कि घर में बैठे रहो, चाहे वह सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो। आप किसी को बंदी बनाकर नहीं रख सकते अपने घर में, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है, आप उसको बाधित कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं आप अपने हाथ उतने ही फैला सकते हो, जितने से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो जाए। आप ये नहीं कह सकते कि ये रोड पर हम चलने के लिए स्वतंत्र हैं और आप 100 120 की स्पीड से भागते जा रहे हो, कह रहे हो सड़क खाली करो, अपन आ रहे हैं। क्योंकि दूसरे लोग जो चल रहे हैं ना, उनकी भी उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी आपकी। तब कई बार कहा जाता है कि जो ये इंडस्ट्री लग रही है, ये जो पॉल्यूशन फैला रही है, हम तो नहीं फैला रहे हैं, लेकिन भुगत हम भी रहे हैं। तो क्या ये स्वतंत्रता का अनादर नहीं है? कुछ लोगों के घर में एसी है, उनके कमरे की गर्म हवा बाहर आ रही है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वह हम फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में एसी नहीं है, तो इनके हिस्से की जो गर्मी है वह मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये कहाँ की स्वतंत्रता है? ये सब हम पढ़ेंगे जब मूल अधिकार पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से मूल अधिकार पढ़ा जाता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ऐसे ही बात आएगी समानता की। जब समानता की बात आएगी तो आपको याद आएगा कि पहले राजा-महाराजा हुआ करते थे। तो आज कोई राजा-महाराजा आपको नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि राजा-महाराजा नाम के आगे कोई नहीं लगा सकता क्योंकि स्वतंत्रता है, समानता भी है। कोई अपने नाम के आगे राजा-महाराजा नहीं लगा सकता। किसी को सरकार की तरफ से राजा नहीं कहा जा सकता, महाराजा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पर समानता बाधित हो जाती है। सब समान है। मैंने अगर हत्या की है किसी की और आपने हत्या की है किसी की, तो मैं भी उसी तरह अरेस्ट होऊँगा, आप भी उसी तरह अरेस्ट होंगे। मैं भी मजिस्ट्रेट के सामने जाऊँगा, आप भी मजिस्ट्रेट के सामने जाएँगे। मुझे भी सज़ा मिलेगी और आपको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी। यहाँ पे डिफ़रेंस कहाँ होगा? डिफ़रेंस तब होगा जब मान लो मुझे कोई मारने आ रहा था, मैंने उसे मारा, आपको कोई मारने नहीं आ रहा था बल्कि आपने गुस्से में किसी को मारा, तो हो सकता है आपको सज़ा ज़्यादा मिले, हो सकता है मुझे बहुत कम सज़ा। क्योंकि वहाँ पर अब समानता नहीं बची, वहाँ इंटेंशन प्रभावित हो गया। समानता तब है जब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों गुस्से में एक-दूसरे को मार दिए, वहाँ समानता। अगर पीएम पर कोई मुकदमा है, तो पीएम भी वैसे ही आएँगे जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति आएगा। पीएम भी कटघरे में खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे अगर दोनों को सज़ा मिलने वाली है। आपके यहाँ पीएम भी व्यक्तियों के समान ही है, समानता की बात की जाए तो। यहाँ तक कि आपके राष्ट्रपति महोदय जब वोट देते हैं, तो उनके वोट का मतलब है 1 वोट और आपका भी वोट जब पड़ता है, तो उसको गिना जाता है 1 वोट। आपके गाँव में 100 वोट हैं, क्योंकि 100 लोग हैं। अगर राष्ट्रपति महोदय के गाँव में भी 100 वोट हैं, तो 100 ही लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बड़े हैं तो उनके एक व्यक्ति 5 वोट डाल देगा, राष्ट्रपति 5 वोट डाल देंगे, नहीं। राष्ट्रपति महोदय भी 1 वोट डालेंगे, आप भी 1 वोट डालेंगे, इसको कहते हैं समानता। राष्ट्रपति महोदय भी, प्रधानमंत्री भी पोलिंग पे जाकर, बूथ पर जाकर वोट डालते हैं। आप भी बूथ पर वोट डालने जाते हैं। बिहार के इलेक्शन में आपने देखा होगा कितने मुख्यमंत्री, मंत्री सब लाइन में लगकर वोट डालने गए थे। कई बार आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति बिना लाइन चला गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा की बात होती है, वहाँ समानता की बात होती है। अब मान लो राष्ट्रपति महोदय जा रहे हैं और वह अगर आगे निकाल कर उनसे वोट दिलवा दिया गया, तो वो इसलिए नहीं कि वह राष्ट्रपति हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह राष्ट्रपति हैं, उनकी सुरक्षा मायने रखती है। लोग भी कहेंगे, "अरे! सर आप पहले डाल दीजिए वोट।" ये संस्कार है हमारे। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसको हम पहले वोट दिलवा सकते हैं बिना लाइन में लगवाए। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग है, वहाँ समानता नहीं आ रही है। तो कई बार आपको लगेगा ना समानता है, तो ये बुजुर्ग आदमी क्यों लाइन में लगकर नहीं जा रहा? समानता है तो वो लाइन में लगकर जाए। लेकिन यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की, हमारे व्यक्तियों की। हमारे यहाँ सारे अधिकार आपको मिले हैं, लेकिन कुछ युक्त-युक्त निर्बंधन भी उस पर लगाया गया है।
आपने देखा होगा ट्रेन जहाँ आती है स्टेशन या कहीं, एक ऐसा बना होता है और एक सीढ़ी बनी होती है। सीढ़ी आपके लिए, लेकिन ये उनके लिए जिनके पैर नहीं है। उनको सीढ़ी व्हीलचेयर से ले जाया जाता है, तो उनके लिए सीढ़ी नहीं ज़रूरत होगी, बल्कि अलग टाइप की व्यवस्था करनी आवश्यक है, क्योंकि समानता का मतलब है हम भी ऊपर चढ़े जाएँ और वह व्यक्ति भी ऊपर चढ़ जाए। तो ऐसे मूल्य निर्धारित कौन करेगा? ये सब कहाँ लिखा है जो मैंने इतना भाषण दे दिया? कहीं न कहीं आपके संविधान में लिखा है, संविधान से ही ये सब चीज़ें आती हैं। जब आप पढ़ोगे आर्टिकल 17 वहाँ लिखा होगा अस्पृश्यता। आप जिस बस पर बैठकर जाते हैं स्टेशन पे, जिस सीट पर बैठते हैं ट्रेन पर, जिस सीट से बैठकर जाते हैं, वहाँ हो सकता है उससे पहले कोई अन्य व्यक्ति बैठा हो। वहाँ पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर असमानता नहीं होती है। आप जिस सीट पर बैठते हैं वहाँ किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का आकर व्यक्ति बैठ सकता है, क्योंकि समानता है। तो ये सब मूल्य कहाँ लिखे हैं? छुआ-छूत मिट गई है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 17 है। आप एक बड़े नेता को बार-बार संविधान, संविधान, संविधान की किताब लेकर घूमते देखते होंगे। कई बार वह वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, तो विपक्षी मतलब उनके विपक्ष में जो लोग हैं या उनको जो कहते हैं कि आप अगर वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग अगर कुछ गलत कर रहा है, तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? ये ड्रामा क्यों करते हैं? ये उनके विपक्षी लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर संविधान पे थोड़ा भी खतरा है, अगर आपको लग रहा है संविधान सही नहीं चल रहा है या सरकार या संस्था संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो हमेशा कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर आपको लग रहा है इतनी बड़ी साजिश चल रही है संविधान को खत्म करने की, तो आप हर बार ये हाइड्रोजन, ये वो फलाना-ढिमाका करने से अच्छा है एक बार सर्वोच्च न्यायालय चले जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। ये उनके विपक्षी आरोप लगाते हैं कि ये खाली चुनाव जीत नहीं पा रहे, उसका फ्रस्ट्रेशन है अपने जो लोग हैं, उनको बताने के लिए कि हम में कोई खराबी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग नहीं जीतने दे रहा हमें। तो ये सब जो बातें चल रही हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखो, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, लोकतंत्र की कोई भी प्रॉब्लम्स हों, लोकतंत्र या संविधान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको बता सकते हैं। आप राफेल वाला मुद्दा जब उठा था, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, उसपे बात हुई। आप जब एसआईआर का मुद्दा था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसपे बात की। तो कोई भी समस्या है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब आते हैं संविधान के प्रकार कितने हैं? कितने प्रकार का संविधान है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में भी आता है। एक तो लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। जैसे एक रूल्स हमने लिख दिए एक कॉपी में, वो लिखित हो गया, नहीं लिखे वह अलिखित है। तो हमारे यहाँ पूरा दस्तावेज प्रावधान सभी भरे पड़े हैं। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 25 भाग, इतना सब लिख कर गए थे हमारे पूर्वज। सॉरी 22 भाग, 25 निकल गया, 22 भाग। तो हमारे यहाँ कैसा संविधान है? लिखित। क्या हमारा पहला लिखित संविधान था? नहीं, हमसे पहले अमेरिका ने लिख लिया था। तो भारत और अमेरिका में लिखित संविधान है, ये एग्ज़ाम्पल्स आपको याद रखने चाहिए। अलिखित कहाँ है? जो प्रथाओं पर, परंपराओं पर, न्यायिक निर्णयों पर आधारित हो। न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, कोई प्रथा चल रही है, कोई परंपरा चल रही है, किसी ने चोरी की हाथ काट दो। ये परंपरा चल रही है अगर, तो ये लिखित थोड़ी है, तो परंपरा है। ऐसा जो संविधान है वह ब्रिटेन का संविधान है। तो आपको ध्यान रखना है भारत अमेरिका का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो संविधान लिखित हो सकता है या अलिखित हो सकता है। संविधान कठोर हो सकता है या लचीला हो सकता है। कठोर लचीला मतलब संविधान जो बना है उसमें संशोधन किया जाए। संशोधन कैसे किया जा सकता है? एक तो सरकार अगर जब चाहे तो संशोधन कर दे, तो ये लचीला कहेंगे, फ्लेक्सिबल, सरल है संशोधन करना। जब 4 लोग चाहें संशोधन कर दें, बिल्कुल सरल है।
लेकिन अगर कोई कह दे कि आपके यहाँ 500 सांसद हैं, 400 लोग कहेंगे तभी संशोधन होगा बब्बू, ऐसे नहीं होगा। तो अब क्या होगा, संशोधन आराम से होगा या कठिन होगा? क्या आपको लगता है एक पार्टी के 400 सांसद होंगे? कई 1-2 बार भले हों, लेकिन 400 सांसद एक तरफ होना बड़ी बात है। तो इसको कहेंगे कठोर संविधान। समझ रहे हो? आपके यहाँ कैसा है? आपके यहाँ बड़ी मतलब मस्त चीज़ें चल रही हैं भाई। हमने किसी भी देश को कॉपी नहीं किया। हमने देखा इस व्यक्ति को, हमने इसकी अच्छी-अच्छी बातें ले ली, बुरी-बुरी बातें छोड़ दी। आपको भी यही करना चाहिए यूट्यूब पर। जो लोग गालियाँ देने लगते हैं ना दूसरों को, क्या करना आपको भाई? उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करो, बुरी बातों को छोड़ दो। तो कठोर संविधान का मतलब है संशोधन करना कठिन है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे संशोधन है जिसमें सांसद तो हों ही, सांसद तो हों ही, साथ में विधायकों की भी अटेंडेंस लगती है भाई। विधायक यानी कि राज्य जो है ना, वह भी बताएँ संशोधन करना चाहिए कि नहीं। हम अभी अपने देश की भी बात करेंगे। तो अमेरिका में संशोधन करना कठिन है। जो संविधान बन गया, संशोधन कठिन है। लेकिन ब्रिटेन में आसान है। क्यों आसान है? जब वहाँ संविधान ही नहीं है, तो संशोधन कहाँ से होगा? तो जो बातें कही गई, देखो जो लिखा है ना, उसको बदलना कठिन है। जो लिखा ही नहीं है, वो उसको बदलना कठिन होगा कि सरल होगा? सरल होगा। समझ रहे हो? मैंने कहा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मान लो मेरे बोलने से गलती हो गई, अभी मैंने 25 भाग बता दिए थे, मुझे याद आया 22 हैं, तो मैंने तुरंत करेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर मान लो लिखा होता 25 भाग, अब इसको सही करने में कितना भी ऐसे सही कर लेता, लेकिन वो लिखा दिखता रहा। इसको अभी मुझे वीडियो बंद करना पड़ता, फिर इसको एडिट करना पड़ता। तो लिखा हुआ जो है, उसको सुधारना कठिन होता है। बोला हुआ मैंने तुरंत सुधार लिया। जब ब्रिटेन में अलिखित है, तो लचीला भी है, संशोधन आसानी से हो जाते हैं। तो एक कठोर हो गया, एक लचीला हो गया। अपने देश की बात करेंगे अभी। एक है संघीय, एक है एकात्मक। संघीय मतलब केंद्र इसमें ताकतवर है। शक्तियों का विभाजन जो हो रहा है उसमें केंद्र की तरफ, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया फिर से। संघीय में है जिसमें शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्य दोनों के पास पावर्स है अपनी-अपनी। केंद्र को पता है इन पर हमें काम करना है, राज्य को पता है इन पर हमें काम करना है। तो वह संघीय है। जैसे भारत में संघीय है, अमेरिका में संघीय है। कुछ काम राज्यों के हैं, कुछ काम अ, भारत की केंद्र सरकार के हैं। एकात्मक वो होता है जहाँ सारी शक्ति केंद्र में निहित है। एक तो एकात्मक वहाँ है जहाँ छोटे देश हैं। जैसे मान लो तुम्हारे दिल्ली के इतना देश ही है। अब दिल्ली के इतना अगर देश है तो वहाँ कहाँ केंद्र सरकार होगी, कहाँ राज्य सरकार होगी। या उससे भी छोटे गोवा जैसा मान लो, सिक्किम जितना देश है, 50,000 लोग रह रहे हैं, ऐसा देश है। तो वहाँ एक ही सरकार पर्याप्त है। 50 सरकार बनाने की क्या ज़रूरत? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो जहाँ छोटे देश हैं, कह सकते हैं वहाँ भी एकात्मक लक्षण उसमें हो सकता है। बाकी कुछ तानाशाह टाइप लोग होते हैं कि अपन सब कुछ है, जो कहेंगे अपन वही होगा, वहाँ भी एकात्मक लक्षण हो सकता है। ऐसे ही कुछ देश हैं, जहाँ लोकतंत्र तो है, लेकिन फिर भी शक्ति केंद्र के पास है। तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों हैं। तो इनके एग्ज़ाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं। अपने यहाँ का क्या है? तो देखो अपने यहाँ लिखित और अलिखित में लिखित संविधान है, लिखा हुआ है पूरा विस्तार से। अपने यहाँ ना कठोर है, ना लचीला है, अर्ध कठोर है। कुछ चीज़ों पर हम 50% के साथ मिलकर भी संशोधन कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पर सिर्फ़ केंद्र सरकार नहीं, बल्कि राज्य सरकारों को भी शामिल होना पड़ता है, तब संशोधन हो सकता है। संघीय प्रणाली है अपने यहाँ, एकात्मक नहीं है, अपने संघीय है। लेकिन अभी मैंने ऊपर बताया था कि केंद्र के पास पावर्स आ जाती हैं, अगर देश में आपातकाल लागू हो, अगर किसी राज्य को अलग होने का चस्का लग जाए कि अपन तो अलग हो जाते हैं, तो केंद्र शक्तिशाली होगा, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो हमारे यहाँ संघीय प्रणाली तो है, लेकिन उसका झुकाव एकात्मक की तरफ है। एकात्मक कब हो सकता है? जब आपातकाल लगा हो, जब किसी देश के साथ युद्ध हो रहा हो, तो हम राज्यों की शक्तियाँ केंद्र के पास भेज सकते हैं। अगर किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वह राज्य
की ज़मीन है वहाँ राज्य अपने हिसाब से काम करेगा, नहीं जो केंद्र को सही लगेगा बस सब केंद्र करेगा। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार अगर ज़रूरत पड़ी हालाँकि हमारे यहाँ इतना लोकतंत्र है कि राज्य सरकारें तुरंत केंद्र सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। कोई राज्य सरकार ये नहीं कहती, ये देखो गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि उसे पता है कि देश संकट में है और हम युद्ध में हैं, तो हमें केंद्र सरकार की मदद करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ संघीय सरकार है लेकिन एकात्मक की ओर झुकी हुई। लेकिन ये जब मन हो तब नहीं, केंद्र सरकार पावरफुल हो जाएगी, उसके भी कारण लिखे हुए हैं कि अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो। जैसे कोरोना जैसी बीमारी थी, पूरे भारत में एक जैसा सब प्रभाव फैल रहा था, तो वहाँ केंद्र अपने हिसाब से कुछ निर्णय ले सकता था। राज्य सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे पक्ष की सरकार हो, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कह सकते थे कि आप निर्णय लीजिए, जो भी चीज़ सही है, हम आपको ये स्वतंत्रता देते हैं। तो वहाँ पर कोई राज्य सरकार इसलिए नहीं विरोध में आ जाएगी कि आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं। तो कई बार हमारे यहाँ जो भले ही कितना एक-दूसरे नेता को गरिया लें, एक-दूसरे नेता को कुछ भी कह लें, संकट आता है तो सारे राज्य सरकार, सारे केंद्र सरकार सब कुछ मतलब एकजुट होकर लड़ाई लड़ने लगते हैं। कांग्रेस, भाजपा सब एक साथ हो जाते हैं, जब देश की बात आती है। यही खूबसूरती है हमारे देश की। इतने वर्षों के बाद भी लोकतंत्र ज़िंदा है, इतने वर्षों के बाद भी सरकार की आलोचनाएँ हो रही हैं। कोई भी आलोचना कर सकता है, मैं भी अभी जाऊँ आलोचना कर दूँ। कई लोग यूट्यूब पर आप देखते हैं आलोचना करते रहते हैं, क्योंकि जब देश संकट में होता है तो हम साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है? अब संविधान के स्रोत, हालाँकि ये हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप देख लो, हमने अलग-अलग देशों से बहुत कुछ लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ दूसरों के नोट्स देखकर खुद के नोट्स बनाओ, ना कि कॉपी पेस्ट मार लो और ना कि उसके नोट्स से ही काम चला लो। हम ऐसा भी तो कह सकते थे कि भाई अमेरिका का संविधान बन गया है, उसी को उठा लो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा? लेकिन नहीं, हमने अपना संविधान बनाया, हमने दूसरों से सीखा, हमने दूसरों की चीज़ें पढ़ी, समझी, जैसे आप किताब पढ़ते हो, नोट्स अपने बनाते हो, ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा 60 देशों का संविधान, लेकिन अपने हिसाब से उसको डील किया। तो जब हमने बात की थी आपसे भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आया था, उससे बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने ग्रहण की हैं। उससे हम लोगों ने संघीय तंत्र ग्रहण किया है, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग। आपको पता है यूपीएससी कब आई थी, कब बनी थी, किस एक्ट के तहत बनी थी, ये सब हम लोगों ने पहले दूसरे वीडियो में पढ़ लिया था। आप शुरू से देख कर आइए, बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज़ में, मैं वादा करता हूँ। वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, जो लिखा है वही, उतना ही काफ़ी है। फिर किताब पढ़ लीजिए। अगर आप केवल वीडियो देखेंगे, मज़ा नहीं आएगा दोस्त, मैं सच बताता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, मेरे पढ़ाई हुए से पढ़ लो, सब कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा। आप वीडियो देखिए, आप किताब पढ़िए, आप नोट्स बनाइए, 70% काम खत्म। बस उस नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए पीवाईक्यू की, वह भी करा रखे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है आपको। एनसीईआरटी भी करा दूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट है, मज़े करिए। तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या-क्या लिया? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया। तो ये पूरा 1 घंटे का टॉपिक होगा या मैं कहूँ 40 घंटे का टॉपिक होगा, तो इसको बाद में ही करेंगे। अभी आपको बस इतना बता दिया कि ये हमने कई देशों से चीज़ें ली हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, अमेरिका से लिया है, न्यायिक समीक्षा, संघीय ढाँचा, ये अलग से पढ़ेंगे अच्छे से, तब हम बात करेंगे कि कनाडा से वह चीज़ें ली हैं जहाँ केंद्र शक्तिशाली है। कनाडा में केंद्र शक्तिशाली है, तो केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में, जहाँ केंद्र पावरफुल दिखे समझ लो हमने कनाडा से उसको लिया है। आयरलैंड से बहुत इम्पोर्टेंट है, डीपीएसपी हम लोगों ने लिया है, नीति के निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची इम्पोर्टेंट है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समता, समानता, बंधुता ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान सभा की अवधारणा भी हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से ली है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी वहीं से लिया है, जापान से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। तो ये सब हम लोगों ने बात को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? आप लिस्ट याद ही करनी है, उसको कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कोई घोल के पिला देंगे, आपको याद ही करना पड़ेगा। उसको एक कॉपी के पेज पे लिख लो, सामने चिपका कर लो, क्वेश्चन वहाँ से बनते रहते हैं। अब संविधान की विशेषताएँ देख लेते हैं, संविधान की विशेषताएँ क्या हैं? हमारे यहाँ जो संविधान है उसकी विशेषताएँ, हमारे यहाँ संविधान है ना,
तो हमारे संविधान की विशेषताएं क्या-क्या हैं? अभी हम ऊपर पढ़ के ही आए थे। पहला, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है। इतना मोटा संविधान है, कुछ कहने को नहीं। हो भी क्यों ना, हमारे यहाँ 395 अनुच्छेद हैं। अभी नहीं, जब थे, 8 अनुसूचियाँ तब थीं, हमने बता ही रखा है। ठीक है? तो हमारे यहाँ लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है, सब कुछ दिया गया है। क्योंकि उसमें सिर्फ मौलिक सिद्धांत नहीं है, प्रशासनिक प्रावधान भी हैं। प्रशासन के बारे में भी चीज़ें बताई गई हैं। और जब ये बना था तो 8 अनुसूचियाँ थीं, आज चल के चलते 12 हो गईं और विस्तार हो रहा है। संघीय ढाँचा, एकात्मकता की झुकाव ये तो मैंने बता ही दिया। संसदीय शासन प्रणाली, हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, मतलब आप संसद चुनकर भेजते हो। 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है, एक संसदीय और एक होता है क्या कहते हैं अध्यक्षीय। संसदीय और एक होती है अध्यक्षीय। अध्यक्षीय में क्या होता है? अध्यक्षीय प्रणाली में जो कह सकते हैं राष्ट्रपति मेन होता है। अमेरिका आप देख सकते हो, अमेरिका में जो है वह अध्यक्षीय प्रणाली है। अपने यहाँ ब्रिटेन से ली गई संसदीय व्यवस्था है। अपने यहाँ प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो अध्यक्षीय प्रणाली कहाँ है? यूएसए में। और संसदीय प्रणाली कहाँ है? ब्रिटेन में। और हम लोगों ने ब्रिटेन से ही संसदीय प्रणाली ली है। हमारे संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है? कैसे पता चलता है संसदीय प्रणाली है? तो पहला तो हमारे यहाँ जो वास्तविक व नाम मात्र का कार्यपालिका की उपस्थिति है वह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के हैं, सिग्नेचर करने के लिए हैं ये कह सकते हो। हालाँकि उनकी इज़्ज़त बहुत है। मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ तो ऐसा कहता हूँ कि मान लो आपके दादाजी, जिसे हम लोग बाबा कहते हैं, वहाँ हैं राष्ट्रपति। फिर ये जो आपके पापा हो गए, आपके चाचा हो गए, दूसरे चाचा हो गए, तीसरे चाचा हो गए, ये सब हो गए मिनिस्टर्स। पापा मान लो प्रधानमंत्री, ये सब लोग मंत्री हो गए। तब जो भी काम होता है या मान लो घर में शादी है, कौन हलवाई किया जाएगा, कौन टेंट वाला होगा, कौन गाड़ी वाला होगा, ये सब कौन तय करेगा? ये लोग तय कर लेंगे। लेकिन ये क्या अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं? नहीं। ये इनसे पूछते हैं, पिताजी फलाने को कह दिया है। पिताजी कहेंगे ठीक है, क्योंकि साइन तो इनकी चाहिए चेक बुक पर। तो मैं इस पैटर्न से याद किया हूँ, आपको भी इससे ही याद कराना चाहता हूँ। अब देखो, पापा-दादा इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब वह ज़्यादा मतलब नहीं रखते, वह जानते हैं कि ये लोग सही करेंगे। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि दादाजी को ऐसा लगता है कि ये गलत काम कर रहे हैं, तो ये एक बार कह सकते हैं कि बेटा ध्यान से देख लो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये लोग फिर ध्यान से देख लेंगे और इन लोगों को लगा नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये फिर कहेंगे, पिताजी सब ठीक है। तो वो चेक पर साइन कर देंगे। यही हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जो कहेगी वही राष्ट्रपति ज़्यादातर करते हैं। अगर राष्ट्रपति को कोई चीज़ लग रही है कि इस एक्ट में कुछ गड़बड़ है या नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए ये कानून, तो वह एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं सरकार को कि आप फिर से इसको देख लीजिए। फिर से अगर सरकार ने भेज दिया, तो राष्ट्रपति जी को साइन, सिग्नेचर करना ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है? दूसरा है, हमारे यहाँ बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। जिसके पास ज़्यादा सीट, उसकी सरकार। ये भी संसदीय प्रणाली का लक्षण है। हम लोग सांसद चुनकर भेजते हैं, जिसकी तरफ ज़्यादा सांसद, उसकी सरकार। हमारे यहाँ जो सरकार है, वह लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। आपने देखा होगा लोकसभा में, राज्यसभा में प्रश्न पूछते हुए, मंत्री साहब ये बताओ, ये कैसे हो रहा है? तो जो जवाबदेही है वो संसद के प्रति, मेन रूप से लोकसभा के प्रति, कार्यपालिका की या सरकार की। विधायिका से ही मंत्री चुने जाते हैं। आपने मोदी जी को देखा या अमित शाह जी, गडकरी जी, राजनाथ जी, स्मृति ईरानी हुआ करती थीं, सांसद। ये सब सांसद थे, फिर ये सरकार में गए। सांसद ही मंत्री बनते हैं। बिना सांसद हुए भी मंत्री बना जा सकता है, वो सब कहानी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन विधायिका के लोग ही मंत्रालय में जाते हैं। प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है,
राज्य में मुख्यमंत्री नेतृत्व करता है, मेन मुखिया वही होता है, राष्ट्रपति राज्यपाल तो नाम मात्र के होते हैं, जैसे कि अभी हमने घर की कहानी से बता दिया। जो लोकसभा है वह हर 5 साल में बदल जाती है, विघटित हो जाती है, खत्म हो जाती है कह दें तो। फिर चुनाव होता है, नई लोकसभा आती है। राज्यसभा ऐसा नहीं है। राज्यसभा निरंतर चलने वाला सदन है, कभी विघटित नहीं होती। उसमें हर 2 साल में कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। विस्तार से आगे पढ़ेंगे। हमारे ब्रिटिश संसद को तो अपनाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ संसद संप्रभु नहीं है, संसद सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटेन में क्या है? संसद सर्वोच्च है। अपने यहाँ संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट बन सकता है। तो यही बताने का काम कर रहे हैं हम आपसे। हमने अन्य देशों से चीजें ली तो हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं मारा। हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली जरूर है, लेकिन वहां संसद संप्रभु है, सर्वोच्च है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। समझ गए? स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवश्य। ये विशेषता है हमारी। मौलिक अधिकार कर्तव्य, हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, कर्तव्य मिले हैं, ये भी हमारी विशेषता है। टीपीएसपी, टीपीएसपी क्या है? मौलिक अधिकार और टीपीएसपी में 2 डिफरेंस है। एक मौलिक अधिकार का मतलब है सरकार के विरुद्ध नागरिकों को मिले हैं। ये अगर प्रॉब्लम में है तो आप सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायालय जा सकते हैं। टीपीएसपी सरकार को कहा गया है कि इनको देखकर काम करो। जैसे नीति निर्देशक तत्व में पंचायत लिखा था, तो पंचायत बना दी गई। टीपीएसपी में लिखा है आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता, तो सरकार ध्यान रखेगी कि समान नागरिक संहिता बनाई जाए। तो जो टीपीएसपी में है वह सरकार के लिए है कि आप ध्यान रखो एक्ट बनाते समय इनका भी ध्यान रखो। लेकिन इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। देखो सरकार आम नागरिक संहिता लागू नहीं कर रही, हम सर्वोच्च न्यायालय में चले जाएं, नहीं। यहाँ अधिकार दिया गया आपको, यहाँ ध्यान रखने को कहा गया है सरकार से, अनिवार्य नहीं कहा गया। कहा गया आप जब भी नियम बनाए तो इनका ध्यान रखें। बाकी हमारी विशेषता धर्मनिरपेक्षता है। 2 देश अलग हुए थे, एक की दुर्दशा देखो, वो धार्मिक कंट्री था। हमारी देखो हम आज कितना ऊपर जा रहे हैं, बड़े-बड़े देशों से आँख मिला रहे हैं, और पड़ोसी को कोई 2 क्रिप्टो फेंक देता है और वह कूदने लगता है। कभी इधर वाला, कभी उधर वाला फेंक देता है। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता। हमारा संविधान सर्वोच्च है, ये विशेषता है हमारे संविधान की। संविधान सर्वोच्च है। अब मौलिक अधिकार में एक और चीज है, मौलिक अधिकार सरकार कभी खत्म नहीं कर सकती, मैंने बता ही दिया था, सब कुछ बता दिया लगभग। लेकिन कोरोना जैसा समय था या आपातकाल है, उस समय उसे थोड़ा-सा कम कर सकती है। युक्त प्रतिबंधन लगा सकती है। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूलभूत स्ट्रक्चर है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, वह बना रहे तो मौलिक अधिकार में संशोधन भी कर सकती है सरकार। इसी संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर आर्टिकल 300 का में भेज दिया सरकार ने। तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, यस। कहाँ तक? जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर गड़बड़ ना हो। ठीक है? मौलिक अधिकार पे कोई समस्या होती है तो सर्वोच्च न्यायालय आप जान सकते हैं, वह रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। संविधान की सर्वोच्चता तो हम लोगों ने देख ही ली, संविधान सर्वोच्च है। संशोधन की मिश्रित प्रकृति भी मैंने आपको बता दी। कुछ ऐसी हैं जहां आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है, कुछ ऐसी है जहां कुछ संसद भी मिलकर 50% प्लस से संशोधन कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, हमारे यहाँ न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की पावर है। वह समीक्षा कर सकता है क्या चल रहा है,
ये सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे संविधान की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है? लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य का क्या मतलब है? गणराज्य का मतलब है जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, वह राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं बनता है, वहाँ चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति को इलेक्शन में वोट मिलने चाहिए, तब राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ठीक है? 2 शब्द आते हैं, एक संविधान आता है, एक संवैधानिकता आती है। इन दोनों को समझते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिएगा, यहाँ से ये अलग-अलग हैं। थोड़ा-सा पीपीटी में हो गई है दिक्कत। अर्थ, उद्देश्य, केंद्र बिंदु और उदाहरण, ठीक है? यहाँ पर होगा दस्तावेज, यहाँ पर आपको अलग लग रहा होगा, यहाँ पर आपको कुछ जगह छूटी हुई लग रही होगी और यहाँ पर भारत का संविधान। हाँ, अब ठीक है। तो देखो संविधान और संवैधानिकता में क्या अंतर है? संविधान जैसे अभी मैंने बोला था, बताया था, संविधान का मतलब है एक दस्तावेज, एक बुक जिसके अंदर रूल्स लिखे हों। शासन का मूल दस्तावेज, शासन के नियम जिसमें लिखे हों, किताब की तरह संविधान है। लेकिन संवैधानिकता क्या है? संवैधानिकता है शासन में सीमित सरकार की भावना। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। क्वेश्चन यही पूछा गया था। अब जब पीवाईक्यू देखोगे, आपने पीवाईक्यू देखे होंगे, बताइए किस ईयर में पूछा गया था? देखते हैं कितने बढ़िया से आप लोगों ने पीवाईक्यू कंप्लीट किए हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? संवैधानिकता और सीमित सरकार से रिलेटेड यूपीएससी में किस वर्ष में प्रश्न पूछा गया? जरा बताइए कमेंट सेक्शन में। तो संवैधानिकता का मतलब ये है कि सीमित सरकार होगी, सरकार के पास पावर होंगी लेकिन लिमिटेशंस भी होंगी, कुछ भी नहीं कर सकती सरकार। इसको कहते हैं संवैधानिकता। संवैधानिकता का मतलब है संविधान के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं, लोगों के अकॉर्डिंग, सरकार के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। जैसे संविधान की बात करें तो सत्ता की संरचना लिखी है संविधान में कि संरचना कैसी होगी, लेकिन संवैधानिकता का मतलब क्या है? सत्ता दुरुपयोग ना कर सके उसका। यहाँ पे कहीं न कहीं लिमिटेशंस की बात आ रही है। इसमें संविधान में लिखा है केंद्र बिंदु किसका? केंद्र बिंदु क्या बताया जा रहा है? तो संसथा केंद्र बिंदु है। संविधान में संस्थाएँ केंद्र बिंदु है, लेकिन संविधानवाद में विचार और सिद्धांत केंद्र बिंदु है। संवैधानिकता मतलब है विचार क्या है, सिद्धांत क्या है। भारत का संविधान अगर देखें, तो ये संविधान है, लेकिन संवैधानिक मूल्य जो हमारे पास हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सब संवैधानिकता है। एक बात कर बोलें तो संवैधानिकता का मतलब है पावर मस्ट बी लिमिटेड बाय लॉ। यानी कि संविधान एक बुक है, तो संवैधानिकता इस बुक से चलने वाला या इस लॉ से चलने वाली कहानी, समझ रहे हो आप? अगर संविधान एक बुक है, एक लॉ की बुक है, तो संवैधानिकता है इससे चलने वाला शासन, इसमें लिखी हुई जो चीजें हैं, स्वतंत्रता, समानता, ये संवैधानिकता है। हमारे यहाँ संवैधानिकता है क्योंकि हमारे यहाँ सरकार संविधान से चलती है। हमारे यहाँ सुप्रीमेसी किसकी है? संविधान की है। भारत में संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, इससे ऊपर कुछ नहीं। जबकि हम अगर बात करें ब्रिटेन की, हम अगर बात करें ब्रिटेन की, तो वहाँ संविधान नहीं, संसद सर्वोच्च है। संसद या राज्य विधानमंडल संविधान से ऊपर नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं है। न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति संविधान की रक्षा करती है। जो न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू करती है, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे न्यायपालिका के चैप्टर में, वह संविधान की रक्षा कर रही है। कोई भी लॉ, कोई भी रूल सरकार नहीं ऐसा बना सकती जो संविधान को खतरे में डालता हो। अगर ऐसा बनाएगी तो तुरंत सर्वोच्च न्यायालय उस पर प्रतिबंध लगाएगा। समझ में आया? तभी कई बार कहा जाता है कि जो लोग संविधान खतरे में है कहते हैं, वह सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। संविधान का उद्देश्य क्या है? क्यों संविधान? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसा
भीमराव अम्बेडकर साहब ने नहीं कहा। हम पढ़ेंगे किसने कहा प्रियम्बल जब पढ़ेंगे। लेकिन प्रियम्बल संविधान की आत्मा है, यह बताती है कि भारत किस प्रकार का राज्य होगा। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ के आए थे कि जब संविधान सभा बनी, जब संविधान सभा बनी तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को 1946। दूसरी बैठक होती है 12 दिसंबर या 13 दिसंबर, कब हुई थी? आप बताइए, याद होगा तो। तो उस समय उद्देश्य प्रस्ताव आता है। क्या आता है? उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उस उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था? उसमें उद्देश्य, लक्ष्य रखा गया था कि संविधान कैसा होना चाहिए हमारा, संविधान कैसा होना चाहिए। तो वही यहाँ पर बताया गया कि यह बताता है भारत किस प्रकार का राज्य होगा। हमारे यहाँ बताया गया सार्वभौमिक होगा, संप्रभु होगा, संप्रभु। दूसरे देश निर्णय नहीं लेंगे कि हम क्या करें, हम अमेरिका से तेल मंगाएं या रूस से तेल मंगाएं। हमारा देश डिसाइड करेगा, किसी देश का राष्ट्रपति नहीं। समाजवादी होंगे हम, धर्मनिरपेक्ष होंगे, लोकतांत्रिक होंगे, गणराज्य होगा हमारा देश। ये उद्देश्य था संविधान का, ऐसा देश बनाना। हमारे यहाँ न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये सब होगी। ये उद्देश्य था संविधान का। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हुआ, यही बात को कुछ चेंजेस के साथ आज की प्रस्तावना, आज का प्रियम्बल बन गया, आज का उद्देशिका बन गई। ठीक है। संविधान का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? जो हमारे देश में शासन चल रहा है, जो हमारे देश में सरकार और नागरिकों के बीच कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है, उसका एक कारण अगर पूछा जाए तो वह है संविधान। संविधान ने सबको बता रखा है किसको क्या करना है, इसलिए हमारे देश में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। कोई पूछता है कि भाई इस पर क्या होना चाहिए आपका निर्णय, संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। न्यायपालिका संविधान के अकॉर्डिंग, कार्यपालिका संविधान के अकॉर्डिंग। तो नागरिकों और शासन के बीच अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखा है कि सरकार को क्या करना है और नागरिकों को क्या करना है। राजनीतिक स्थिरता का आधार है, किसी के कहने से लोकतंत्र खतरे में नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय चेक करेगा कि सच में लोकतंत्र खतरे में है क्या। अगर है तो राजनीतिक स्थिरता आ जाएगी। अगर आदमी 5 साल, आदमी मतलब सरकार 5 साल अच्छे से काम करेगी, संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगी, तो हमारे यहाँ स्थिरता रहेगी कि नहीं रहेगी बताओ? आपका पड़ोसी देश है, वहाँ तख्तापलट होता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है साहब सही से। कोई मुँह उठा के कह दे लोकतंत्र है हमारे यहाँ, इसका मतलब ये थोड़ी लोकतंत्र हो जाएगा। वहाँ सेना काम करती है या ये काम करते हैं या ये काम करते हैं या सरकार काम करती है, किसी को नहीं पता। तो कैसे वहाँ स्थिरता रहेगी? तो संविधान है तो देश में स्थिरता है। संविधान नहीं तो अस्थिर हो जाएगी देश की सरकार। पूरी राजनीतिक चीजें बिगड़ जाएंगी, दंगे होंगे, फसाद होगा। संविधान है तो शासन प्रणाली का संचालन हो रहा है, कैसे सरकार चलानी है। कोई भी कभी भी कुछ नहीं कर सकता। एक प्रक्रिया है, एक नियम है। लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा, जो भी लोकतांत्रिक मूल्य दिए गए हैं, उन सबकी सुरक्षा है संविधान की वजह से। क्योंकि संविधान में सब कुछ लिखा है और सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि उसकी रक्षा करे। कोई भी ऐसा काम हो रहा है संविधान के विरुद्ध है, तुरंत सर्वोच्च न्यायालय उस पर विचार विमर्श करके उसे रद्द कर सकता है। नागरिक के स्वतंत्रताओं की गारंटी संविधान की महत्व को उजागर करती है कि कितना महत्व है संविधान का। और कुछ लोग संविधान को पढ़ते भी नहीं है। हर एक नागरिक को देश के संविधान पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संविधान में अगर अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, संविधान में कर्तव्य भी है। हम अधिकार की तो बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई?
हम अधिकार तो सब चाहिए, हमें बोलने का अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार, सरकार के खिलाफ अधिकार। हमारे कर्तव्य भी तो कुछ हैं, वह भी तो संविधान में ही लिखे हैं। एक समिति ने कहा था कि कर्तव्य को ऐसा बना दो कि अगर कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है कोई नागरिक, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो लोगों ने कहा ऐसा मत करो वरना हमारे यहाँ इतने शिक्षित लोग भी नहीं है कि उन्हें पता भी हो कर्तव्य क्या है। आपको भी नहीं पता हो शायद कि आपके 11 कर्तव्य क्या हैं। तो इसीलिए कहा गया नहीं, कर्तव्य को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है? लोग मानने चाहिए, जैसे कुछ तो आप मानते हो, आपको पता नहीं है लेकिन वो आपका कर्तव्य है, आप मान रहे हो उसको। जैसे हमें महापुरुष जो हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनकी जो उनका जो सम्मान है वो हमें करना चाहिए, हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब कर्तव्य में है, हम पढ़ेंगे विस्तार से। जैसे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन कैसे आएँगे? संवैधानिकता मात्र संविधान से अधिक महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। मात्र संविधान होना महत्वपूर्ण नहीं है, संवैधानिकता होना भी महत्वपूर्ण है। जैसे कई देश हैं कई देश हैं, जहाँ संविधान तो है, लेकिन संवैधानिकता नहीं है। संवैधानिकता मतलब संविधान से सरकार चले, उसको संवैधानिकता कहेंगे। एक यह भी होता है कि लोकतंत्र और संविधान, क्या लोकतंत्र होगा वहाँ संविधान होगा? या जहाँ संविधान है वहाँ लोकतंत्र है? हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है, संविधान भी है। क्या ऐसे देश हैं जहाँ लोकतंत्र तो नहीं है लेकिन संविधान है? संविधान होने के बावजूद लोकतंत्र नहीं है। क्या आप ऐसे देश को बता सकते हैं जहाँ संविधान तो है, लोकतंत्र नहीं है? ऐसे भी देश हैं जहाँ लोकतंत्र है लेकिन संविधान नहीं है। ब्रिटेन में आप बताओ, क्या है क्या नहीं है? कि दोनों हैं, कि दोनों नहीं है? कुछ ऐसे देश भी होंगे जहाँ लोकतंत्र भी नहीं है, संविधान भी नहीं। ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपको ढूँढ के कमेंट करने हैं। ऐसे देश बताओ जहाँ लोकतंत्र है, संविधान नहीं, जहाँ लोकतंत्र नहीं है, संविधान है, जहाँ लोकतंत्र भी नहीं है, संविधान भी नहीं है और लोकतंत्र है, संविधान है, ये तो अपना इंडिया, प्यारा-सा भारत है ही। एक तो मैंने बता दिया, ये 3 आप बताना कमेंट सेक्शन में। भारत के संविधान को अर्ध कठोर, अर्ध लचीला क्यों कहा जाता है? मैंने इसको बता ही दिया आपको। क्या बताया? अर्ध कठोर क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं जहाँ आधे राज्यों की भी 50% राज्यों की भी सहमति आवश्यक है। कई बार आपको लगता होगा क्यों पार्टियाँ चाहती हैं राज्यों में हमारी सरकार बने? इसीलिए क्योंकि जहाँ आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता है, वहाँ हमारी अगर सरकार होगी अधिकतर जगह, तो जो हम नियम बनाना चाहते हैं, जो संविधान संशोधन करना चाहते हैं, वह आधे राज्यों की सहमति आराम से मिल जाएगी। जैसे बीजेपी की अगर बात करें, तो उसकी इस समय कितने राज्यों में सरकार है या उसके अलायंस की? अगर हम ऊपर से बात करें, तो उत्तराखंड में है, दिल्ली में हो गई, यूपी में है, एमपी में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में तो अभी इलेक्शन है तो उसको नहीं काउंट कर सकते, छत्तीसगढ़ में है, आपका नीचे चलेंगे तो ऐसे कई राज्यों में है। तो वह चाहती है इतने राज्यों में हो कि आधे से अधिक राज्यों में हमारी सरकार हो जाए। जिससे कोई भी और जितने राज्यों में सरकार ज़्यादा होगी, उतना राज्यसभा में आपकी सीटें ज़्यादा होंगी, उतने राज्यसभा में सांसद आपके ज़्यादा होंगे और जब दोनों लोकसभा, राज्यसभा में आपकी बहुमत होगी, तो आप कोई भी कानून बना सकते हो। तभी कई बार आपने सुना होगा कैम्पेन जो प्रचार करते थे मोदी जी लोकसभा से पहले तो कहते थे कि हमें 400 सीट चाहिए देश को और आगे बढ़ाने के लिए। आप 400 सीट जिता दो, बहुत कुछ होगा देश में। क्यों कहते थे 400? क्योंकि वह चाहते थे हमें 2/3 सीट, 2/3 सांसद मिल जाएँ क्योंकि 2/3 सांसद इसलिए चाहिए जिससे संविधान में कोई भी संशोधन हो, कोई रोक ना सके मुझे करने से। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह
2/3 सांसद हैं किसी के और आधे से ज़्यादा राज्यों में सरकार है, समझ लो वहाँ सरकार जो चाहे वह कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविधान का उल्लंघन कर देगी। संविधान के अकॉर्डिंग ही जो चाहे वह कर सकती है, क्योंकि तब उसे किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी कोई ऐसा कानून बनाना है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो अगर सरकार के पास नहीं है तो उसे जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह सपा हो, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस हो या कोई भी आरजेडी वगैरह, उसे उनसे भी या उनके सांसदों से भी समर्थन की उम्मीद रहेगी। समझ गए आप? अर्ध लचीला क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी संविधान संशोधन है जहाँ 50% +1 से भी काम चल जाता है। तो हमारे देश में संविधान ऐसा नहीं बनाया गया कि एक ही तरफ झुका हो, बैलेंस्ड बनाया गया कि कुछ जगह आप संशोधन कर सकते हो, कुछ जगह नहीं भी कर सकते हो। कुछ जगह आराम से कर सकते हो, कुछ जगह थोड़ा मेहनत से करोगे। भारत के संविधान की संघीय व्यवस्था में एकात्मक झुकाव का विश्लेषण कीजिए। ये भी मैंने बता ही दिया आपको। अब देखो अगर पीवाईक्यू आप अभी ये चैप्टर देखा ना, अब इसके बाद प्री प्लस मेंस के पीवाईक्यू देखो, अगर वो आपसे हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही पढ़ रहे हो। आपने लेक्चर देखा प्लस बुक इस चैप्टर की कंप्लीट की, आप तुरंत इस चैप्टर के पीवाईक्यू देखो, मेंस और प्री दोनों के। अगर हो रहे हैं, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। यही तो है ना? तो एकात्मक मैंने बता दिया क्यों? क्योंकि केंद्र ताकतवर इसलिए बनाया गया जिससे हम और टूटे ना, और पाकिस्तान जैसे देश या पाकिस्तान जैसे बना था वैसे अन्य टुकड़े ना हो भारत के। संविधान सर्वोच्च क्यों माना जाता है? जिससे कोई नेता आकर तानाशाही ना कर सके, अपने हिसाब से शासन ना चलाए, इसलिए संविधान सर्वोच्च है। क्योंकि संविधान में कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल मूल्य हैं, उन मूल्यों को कोई खराब ना करे। भारत के संविधान में ये छोटे-छोटे क्वेश्चन है, ये इसलिए लिख दिए क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिकॉल करके देखो, आपको रिकॉल हो रही है चीज़ें कि नहीं? आप कहोगे तो प्री के भी क्वेश्चन 2-4 ले आया करेंगे, जिससे आप कहते हैं कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए, ये लास्ट में पता चल जाएगा आपको। भारत के संविधान में विभिन्न विदेशी संविधानों का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। हमने बता ही दिया था वो लिस्ट, वो आपने बुक में पढ़नी है, ब्रिटेन, यूएसए, कहाँ से क्या लिया। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वह भी देख लेते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर को तो मैंने बोला नहीं, आप लोग कर ही देते हैं। अन्य चीज़ें भी चल रही हैं, उसका भी लाभ उठाएँ। टेलीग्राम लिंक जॉइन करें, कुछ भी वहाँ पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंटरशिप मिल रही है। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। क्यों लागू हुआ 26 जनवरी को? जबकि बनकर पहले ही तैयार हो गया था। इस पर हम लोगों ने बेहतर डिस्कशन किया था। कुल अनुच्छेद कितने थे स्टार्टिंग में? 395। फिर अनुच्छेद बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, अंतिम अनुच्छेद 395 ही है। क्यों? इसके नीचे अनुच्छेद नहीं है। 396 कोई अनुच्छेद नहीं है। तो अनुच्छेद बढ़ते कैसे गए? तो बस इतना ध्यान रखो, जैसे 300 था, तो 300 में एक 300 का लगा दिया गया। तो ये अनुच्छेद तो बढ़ गया, लेकिन इसकी लाइन नीचे नहीं गई, उन्हीं के बीच में। जैसे कमरा था मान लो, और उसमें लोगों को बिठा दिया गया, लेकिन वहीं पे लोगों के बीच में एडजस्ट करके बिठा दिया गया। कमरे से बाहर नहीं निकाला गया किसी को। समझ गए? तो 1 से लेकर 395 तक पहले भी थे, 1 से लेकर 395 तक अभी भी हैं। तो भी इनमें एडजस्ट किया गया, बीच-बीच में बिठा दिया गया, भैया यहाँ बढ़ जाओ, यहाँ बढ़ जाओ, यहाँ बढ़ जाओ। जितने आपको का, खा, इंग्लिश में ए, बी, सी ये सब मिले, ये समझ लेना संविधान संशोधन से ही आए हैं। चाहे भाग आपका 9A नगरपालिका से संबंधित सॉरी नगर पंचायत से संबंधित 9 वाला है, नगरपालिका से संबंधित 9A है और सहकारी समितियों से संबंधित 9B है। तो ये सब क्या है? संशोधन करके जोड़े गए हैं। अनुसूचियाँ स्टार्टिंग में 8 थी, अब कितनी हो गई? 12 हो गई। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। किसने कहा? ये प्रस्तावना हम पढ़ेंगे, उस पर्सन का हम नाम भी बताएँगे। संविधान का रक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान खतरे में लग रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय जाइए आप। संविधान का जनक किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर साहब को। ये आपके हिस्से कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। जय हिंद, जय भारत।